हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पेज नंबर 122। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब वही आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट वाला डेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो एकदम बेसिक है। तो ये भी जो क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। तो लिख के दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू यू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फॉर मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने में। ठीक है, लाइबिलिटीज लिख के दे, अमाउंट लिख के दे, एसेट लिख के दे, अमाउंट लिख के दे। तो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जब भी अगर आप लोग प्रिपेयर करने के लिए जाएंगे तो आपको चार आइटम तो इग्नोर करने का, बट ये वाले क्वेश्चन में आपको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो ऑलवेज इग्नोर होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में के अंदर अगर आउटस्टैंडिंग वाला कोई डेटा लिख के दिया है या फिर आपको प्रीपेड वाला कोई अगर डेटा लिख के दिया रहेगा, तो इसको कभी कभी किसी सिनारियो में, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में तो आपको इग्नोर करना है, बट कुछ केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। जब आपका अकाउंट टैली नहीं होता रहेगा या फिर आपको एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग के बारे में और प्रीपेड के बारे में अगर कुछ लिख के दिया रहेगा, तो फिर आपको उसको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही उसी तरह। तो देखो, तो लाइबिलिटीज में सबसे पहला लिख दी कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। मतलब जो जहाँ पे लिख के दिया है आपको उसको वहीं पे रिकॉर्ड करना है। तो कैपिटल फंड लाइबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो फिलहाल ये याद रखो कि अभी समझो कि आपको कुछ नहीं पता, आपको मालूम है कि इसे मेरे को इग्नोर करना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी फिलहाल इग्नोर हो जाएगा। अब आ जाओ असेट्स में। मशीनरी असेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये इग्नोर हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम इग्नोर हो जाएगा। फर्नीचर असेट्स, कैश इन हैंड इग्नोर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, ये भी इग्नोर हो जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग वाला, प्रीपेड वाला इग्नोर होगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग वाला, प्रीपेड वाला आपको कभी कभी कंसिडर करना पड़ सकता है जब आपका अकाउंट टैली नहीं होगा या फिर उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट लिखा होना चाहिए। अगर कुछ लिख के दिया है तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हमने पूरा क्वेश्चन रेडी नहीं किया, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कुछ लिख के दे कि नहीं लिख के दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट लिख के दे, अमाउंट लिख के दे, पेमेंट लिख के दे, अमाउंट लिख के दे, तो सबसे पहला रिसिप्ट्स में टू बैलेंस बीडी लिख के दे, वो तो हमेशा इग्नोर होता है, वो आएगा नहीं। सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रन फीस बोला, इसको कैपिटलाइज करने के लिए बोला, या तो सीधा आप इसको कैपिटल फंड में सीधा ऐड कर दो, या फिर पहले इनकम में लिखो फिर इसको कैपिटलाइज करो। तो चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको इनकम में लिख के फिर कैपिटलाइज करो। तो एंट्रन फीस इनकम, लॉकर रेंट इनकम, डोनेशन भी कैपिटलाइज करने बोला। तो मतलब कभी कभी एडजस्टमेंट नीचे लिख के दी, यहाँ पे ऊपर ही लिख के दे दी। तो फिलहाल आप लोग इसको डायरेक्टली या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, या तो आप लोग इसको पहले इनकम में लिखो फिर वहां से माइनस करके फिर कैपिटल फंड में लिखे जाओ। तो मैं इसको अपन इनकम में लिख के मैं आपको शो करता हूँ कैसे सोल्व करना है। तो इसको भी हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। अब आ जाओ पेमेंट में। तो पेमेंट में लिख के दिए बाय बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लिख के दिए, 38,000। ठीक है, सैलरी, ओके। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, तो देखो लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना था, 38,000 का। और पेमेंट में देखो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट कितना लिख के दे, 38,000। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो आपको इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, मतलब हमने इसका पैसा दे दिया समझो ऐसा, तो इसलिए इग्नोर हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट्स, बाय बैलेंस सीडी, ये तो आपका क्लोजिंग हेडिंग है। कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक असेट्स, तो ये असेट्स में चला जाएगा। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में लिख के दिया था सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इंक्लूड्स ₹4,3,000 फॉर 18-19। 18-19, तो 18-19 मतलब पिछले साल की बात कर रहा है। तो देखो आपको जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट लिख के दिया वो 31 मार्च 2020 का है। तो 31 मार्च 2020 आपका करंट ईयर हो गया। ऊपर जो आपको बैलेंस शीट लिख के दिया ना, 1 अप्रैल 2019, वो आपका प्रीवियस ईयर हो गया समझो ऐसा। तो वो 18-19 मतलब उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के बारे में बोला सब्सक्रिप्शन। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना है, 3,000 जो इंक्लूड हो गया उसके अंदर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख के दो 19-20 का, मतलब ये साल का कितना है, 14,000।
तो आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर डॉट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो आपको बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन लिख के दिया है ना, तो आपको उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा था कि हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, अब हम लोग उसके बारे में सोचेंगे कि इसका क्या करना है करके ऐसे। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए उस वाले इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। कौन सा? जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो असेट्स में लिख के दिए है, उसको। ठीक है। फिर 31 मार्च 2020 लिख के दिए, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज ₹2500। ओके, तो ये हमारा प्रीपेड हो गया। तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस पेमेंट में लिख के दे देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹11,000। तो इस पर डॉट मार लेंगे। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3000, तो फर्नीचर पे डॉट मार लो। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 19-20 मतलब करंट ईयर का हो गया, तो लॉकर रेंट के ऊपर डॉट मार लो ऐसे। तो मतलब एक एडजस्टमेंट आपको ऊपर वाले में लिख के दे, इसका मतलब समझ जाना कि उसमें जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग वाला प्रीपेड वाला जो डेटा लिख के दिया रहेगा, आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये वाले क्वेश्चन में ऐसा याद रखो बस। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा लिख के दे कि ये इसके अंदर इंक्लूड है पिछले साल का डेटा, तो उस वाले ही सिनारियो में आपको क्या करना है, प्लस माइनस करना है उस इंफॉर्मेशन को लेके। अगर नहीं लिख के दिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये वाले सब में हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, इसका पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये हमारा करंट ईयर है। 31 मार्च 2020, और ऊपर प्रेजेंटेशन आपको करना है, ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ कौन सा चैरिटेबल है ये, कुछ तो नाम तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, तो इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कौन सा आइटम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो देखो, भले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो डेबिट में हमेशा एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट में हमेशा इनकम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो किया जाता है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है और इनकम हमेशा क्रेडिट में आता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं लायबिलिटी से। तो लायबिलिटी में सबसे पहला लिख के दे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कितना है? 64,500। तो इसको हमेशा इनर में लिखा जाता है और 3 से 4 जगह छोड़ देने का। बैंक ओवरड्राफ्ट तो कैंसिल हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी बाद में इसको यूज करेंगे। अब आ जाओ मशीनरी। तो मशीनरी असेट्स में 69,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाद में यूज करेंगे, प्रीपेड वो भी बाद में यूज करेंगे। फर्नीचर, मशीनरी पे डॉट है क्या? नहीं। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 15,000 इनर में। और इस पे तो डॉट नहीं था, तो इस पे सीधा लाइन मार के बाहर ले। कैश रेंट तो नहीं आएगा, लॉकर रेंट यूज करेंगे जब जब उसका टाइम आएगा तो। ठीक है, तो इस तरह मैंने बैलेंस शीट को पोस्ट कर दिया। अब आ जाओ रिसिप्ट में। रिसिप्ट में ट्रू बैलेंस बीडी तो इग्नोर हो जाएगा। फिर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को यूज करेंगे, कितना है? 1,05,000। और 3 से 4 जगह छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर डॉट है। फिर है एंट्रेंस फीस, तो फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एंट्रेंस फीस। इसको कैपिटलाइज कर लेंगे बाद में, तो इसका पैसा इनर में लिखना है आपको। 9,300। उसके बाद आएगा बाय लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट कितना है? 1,500। इस पर भी डॉट है, एक से दो के छोड़ेंगे। फिर डोनेशन, तो डोनेशन को भी कैपिटलाइज करने बोला, तो इनर में लिख देंगे। इसका पैसा कितना है? 800। हो जाए। अब आ जाओ पेमेंट में। तो बैलेंस बीडी वो तो इग्नोर हो जाएगा, छोड़ दो। सैलरी एक्सपेंडिचर, बट सैलरी पे डॉट है क्या? नहीं, ये तो सीधा आएगा। हाँ, सैलरी 17,500 है, लेकिन इसके बारे में ना पिछले साल के बारे में कुछ लिख के दिया है। देखो क्या लिखा है बैलेंस शीट में। देखो मैंने बोला ना, अभी यहाँ पे डेटा आपको यूज करना पड़ेगा, किसी के बारे में कुछ लिख के दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको देखो नजर आता रहेगा 4,000 रुपये लाइबिलिटीज में। दिख रहा है? ठीक है, अब इसका क्या करना है? देखो, तो सैलरी लिख के दे मेरे को 17,500। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये साल का कि पिछले साल का? तो देखो ऊपर डेट लिख के दिया है 1 अप्रैल 2019, तो सिर्फ 19 पे ध्यान दो।
और नीचे जो आपको पेमेंट लिख के दिए वो 20 में लिख के दिए, तो 2020 आपका करंट ईयर हो गया और 2019 आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर होगा। तो जनरली हम लोग को मालूम है कि जो आउटस्टैंडिंग, कोई भी चीज का आउटस्टैंडिंग होता है वो हमेशा प्लस होता है फॉर करंट ईयर के लिए। ओके, तो फिर प्रीवियस ईयर के लिए क्या हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर के लिए माइनस होता है। तो ये डेटा जो 2020 है वो आपका करंट ईयर है और 2019 है वो आपका प्रीवियस ईयर है, इसलिए आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसलिए इसमें से माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 4000। और कोई है क्या सैलरी के बारे में, कुछ नहीं, तो सीधा बाहर। तो माइनस करेंगे तो 13,500 और इसका एक ही इफेक्ट जाएगा, दो इफेक्ट आपको देने की जरूरत नहीं, वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, बस यही ध्यान देना आपको इसके अंदर। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक्सपेंडिचर में आएगा, तो इंश्योरेंस लिख देता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 11,000 लिख दिया, बट इसके ऊपर डॉट है तो जगह छोड़ देते, बाद में देखते हैं। फिर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी एक्सपेंडिचर में आएगा, खर्चा मतलब पेमेंट में जो कुछ भी लिख के दिया रहे तो एक्सपेंडिचर में आएगा, तो सीधा बाहर 1,400। फिर इसके बाद आएगा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कितना है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर असेट्स, हाँ तो देखो, तो ऑलरेडी आपके पास ओपनिंग वाला 15,000 का फर्नीचर है, पेमेंट में जो लिख के दिया इसका मतलब क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग देयर आपने और 30,000 का फर्नीचर खरीदा, इसलिए आप उसको पेमेंट में लिखना है। इसलिए इसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्लस एडिशन, क्योंकि हमने खरीदा है इसको, कितना एक्स्ट्रा, 30,000। ऐड करके बाहर मत लेना, नीचे लिखना, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन है ना। तो अब आपके पास टोटल फर्नीचर हो गया 45,000, ऐसा लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद में बाय बैलेंस सीडी, मतलब ये आपका तो हेडिंग हो गया। फिर उसके नीचे कैश इन हैंड कैश आउट बैंक, तो कैश इन हैंड कैश आउट बैंक आपका असेट्स हो जाएगा, इसलिए इसको असेट्स में लिखेंगे, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना है हमारा, 6,500 और कैश आउट बैंक कितना है हमारा, 20,000। बस हो गया। तो इस तरह हमने अपने बैलेंस शीट को एंड रिसीव एंड पेमेंट को पोस्ट कर लिया। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। अब एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखा कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹3,000 फॉर 1819। तो 1819 आपका प्रीवियस ईयर हो गया, मतलब आप लोग उसके लास्ट जो 19 लिखा ना उसके ऊपर आपको ध्यान देना, जो लास्ट वर्ड लिख के दे 19। तो 19 है आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 20 आपका करंट ईयर रहेगा। तो पहले प्रीवियस ईयर के बारे में, तो लिखा है कि ये वाला जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला 1,05,000 रुपया, इस 1,05,000 में प्रीवियस ईयर का 3,000 अभी मिला है हम लोग को, पिछले साल का पैसा अभी हमें 3,000 मिला है। तो आपको इसमें से पिछले साल का कुछ भी डेटा रहेगा निकाल के फेंकना पड़ेगा, और ये आउटस्टैंडिंग वाला डेटा है ना, इसलिए माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर करके ऐसा लिख देता हूँ, कितना, 3,000। और लास्ट ईयर का कभी दो इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, जो आपको 20 करके लिखे थे, देखो फिर आगे लिखा ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20 वॉज कितना, 14,000। तो ये करंट ईयर का, तो 14,000 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये होएगा 11-16। तो 1,05,000 में से 3 गया तो 1,02,000, 1,02,000 में तो 1,16,000, ठीक है। लेकिन आपको आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमेशा किधर आता है, असेट्स में आता है, वो तो लायबिलिटीज में आ ही नहीं सकता है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 14,000, ठीक है। तो जो अब देखो ये जो लास्ट ईयर वाला जो डेटा है इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो देखो लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिलना था, कितना मिलना बाकी था। तो देखो असेट्स में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नजर आता रहेगा, 8,000 रुपीज दिख रहा है, वो असेट्स में लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 8,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था, आपको 8,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था। उस 8,000 में से कितना मिला, जो नीचे लिख के दिया, द सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इंक्लूड ₹3,000, सिर्फ आपको 3,000 ही मिला। तो कितना और बाकी है, 5,000। तो फिर उस 5,000 को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये समझो आपका करंट ईयर का हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, कितना, 5,000। अगर ये इफेक्ट नहीं देंगे ना तो आपका अकाउंट टैली नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे पूरे होशो आवाज में आपको
ध्यान में रखते हुए सम को सॉल्व करना है। एनपीओ का प्रॉब्लम यही है कि एडजस्टमेंट और सम बहुत फटाफट हो जाता है, लेकिन इसके जो एडजस्टमेंट रहते हैं ना थोड़े ट्रिकी रहते हैं, तो आपको फुल फोकस करके ध्यान से समझ के आपको करना है कि इतना बाकी था, इसमें से इतना मुझे मिल गया, तो इतना और देना बाकी है या इतना और मिलना बाकी है, तो उसके हिसाब से आपको दो इफेक्ट उसको देने का। लास्ट ईयर का कोई दो इफेक्ट नहीं जाता, लेकिन जो बच गया वो तो लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको फिर उसको वापस असेट्स में शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आउटस्टैंडिंग वाला, तो प्लीज इसमें ये चीज का ध्यान रखना है। तो हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट कर लिया, अब सेकंड वाला देखो क्या लिखा है। 31 मार्च 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमेशा क्या रहता है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, लेकिन इसमें भी फंड है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जो भी हो, तो वो प्रीपेड हमेशा माइनस होता है फॉर करंट ईयर। ओके, तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होगा फिर, तो प्रीवियस ईयर के लिए वो प्लस हो जाए, तो 2019 हमारा, सॉरी 2020 हमारा करंट ईयर है एंड 2019 हमारा प्रीवियस ईयर है। तो देखो, तो ये करंट ईयर का हो गया ना, 31 मार्च 2020 लिख के दे देखो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड, करंट ईयर ऐसा लिख देता हूँ, कितना है करंट ईयर का 2500, लेकिन क्वेश्चन में देखो आपको प्रीपेड इंश्योरेंस करके ना असेट्स में भी लिख के दिया, दिखाई दे रहा है असेट्स में, तो इसको भी यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, बस ये सब में यही चीज याद रखनी है आपको। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, 2000 है ना, तो ये 2000 जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 2019 का है, तो 19 वाला प्रीवियस ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस प्रीपेड लास्ट ईयर ऐसा लिखता हूँ मैं, कितना है लास्ट ईयर का 2000, तो इसमें से आएगा 10,500, ये गया 10,500, ठीक है। अब करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट, तो प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, ये करंट जो प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट्स में, तो आपको असेट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखता हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना है करंट ईयर का 2500, बस। तो करंट ईयर का आपको दो इफेक्ट देना है, और लास्ट ईयर का कुछ भी रहेगा उसमें से निकाल के फेंक देना है, बस हटा देना है। अगर इसमें कुछ बच रहा है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, तो वो लाइब्रेरीज में आएगा कि assets में आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डेप्रिसिएट बोला फर्नीचर 3000, तो 3000 का फर्नीचर डेप्रिसिएशन बोला है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन 3000, तो ये आ जाएगा 42,000। अब इसी का सेकंड इफेक्ट, तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, एक्सपेंडिचर में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा 3000, हो गया। नेक्स्ट, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है 19 और 20, मतलब 20 लास्ट वाला वर्ड देना, 20 लिख के दे, मतलब करंट ईयर का 400, तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट इधर है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का भी कुछ है ना, तो 400। अब उसी में देखो आपको ना असेट्स में देखो लॉकर रेंट, आपको आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट नजर आता रहेगा 500 रुपीज, दिखाई दे रहा है 500, तो ये पिछले साल का, तो पिछले साल का क्या रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होता है, प्रीवियस ईयर का क्या होता है माइनस होता है, इसलिए इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर कितना है 500, बस इसको सॉल्व करेंगे आपका जवाब मिल जाएगा 200 टू 1400। ठीक है, तो लेकिन करंट ईयर का तो मैंने दो इफेक्ट अब तक दिया नहीं, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 400 आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग आपका इनकम हो गया, तो आउटस्टैंडिंग इनकम किधर है, असेट्स में, तो यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, वो ज़्यादा नीचे हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा 400। तो करंट ईयर का आपको दो इफेक्ट देना है, प्रीवियस ईयर का आपको कोई दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, बस ये टॉपिक में यही चीज़ आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बाकी सब हो गया। अब वो जो एंट्रेंस फीस और डोनेशन जो कैपिटलाइज करने बोला उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है वो रिसिप्ट में लिखे था ना, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज एंड डोनेशन कैपिटलाइज करके लिख के दिया, ठीक है, तो पूरा कैपिटलाइज कर लेते हैं, तो 9300 का माइनस कैपिटलाइज 9300, तो ये नील हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे प्लस कर देने का,
एंट्रेंस फीस 9,300, फिर वापस डोनेशन भी बोला कैपिटलाइज, तो माइनस कैपिटलाइज 800, तो ये आ जाएगा नहीं। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे डोनेशन 800, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई हिडन एडजस्टमेंट भी नहीं, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहला इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे। तो चेक करेंगे कौन सा साइड आता, तो ऊपर सिंगल नीचे डबल, तो सबको हमने बाहर लिया कि नहीं लिया, लिया 116, तो ये ज़्यादा दिख रहा है। तो 1,16,000 है ना, 1,16,000, तो 1,17,400, तो यहाँ पे भी आएगा 1,17,400। अब इसमें से ये सबको माइनस करेंगे, तो 1,17,400 माइनस 13,500 माइनस 10,500 माइनस 1,400 माइनस 4,200 माइनस 3,000, तो 84,800 आता है। चेक कर लेते हैं आंसर। कौन सा है 13 में, हाँ 84,800, 84, हाँ सही है। तो 84,800, तो डेबिट में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं टू सरप्लस। अब यही सरप्लस क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना, सरप्लस 84,800। अब जो जो माइनस प्लस करना वो कर लेते हैं फटाफट। तो प्लस 800 प्लस 9,300 प्लस 64,500, तो आते हैं 1,59,400, तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 1,59,400। अभी ये भी चेक कर लेते सेम आता है कि नहीं आता है। तो 69,000 प्लस 42,000 प्लस 6,500 प्लस 2,500 प्लस 20,400 प्लस 19,000, बरोबर। तो आंसर आता है 1,59,400, हो गया। तो इस तरह हम लोग को सम को सॉल्व करना था। तो ये सम में ट्विस्ट क्या था, तो ये सम में ट्विस्ट था ये आउटस्टैंडिंग वाला और प्रीपेड वाला, बस ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको आउटस्टैंडिंग वाला प्रीपेड वाला तो हमेशा आपको इग्नोर करना है। जब भी अगर आपका सम टैली नहीं होता रहेगा तो उसको आपको यूज करना है। बट ये वाले समय मैंने टैली के टाइम पे यूज नहीं किया, पहले मैंने इसको यूज कर लिया। क्यों यूज किया, क्योंकि उसके बारे में एडजस्टमेंट में लिख के दिया था। तो जब भी इसके बारे में एडजस्टमेंट लिख के दिया रहेगा तो समझ है ना, कुछ तो कुछ करना। अगर ऐसा नहीं समझ रहा सर, आपने जो पहले सिखाया वही दिमाग में बैठ रहा है, तो क्या करना कि जिसके बारे में भी बोला है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी जिसके बारे में बोला है, तो एक जगह छोड़ देना उसके बारे में और पेंसिल से ट्राई कर लेना, लेकिन उतना तो एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा ना उतना करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जब भी अगर क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट लिख के दिया है, किसी के भी बारे में अगर कुछ बोला है ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो समझ जाना कि वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूटिलाइज करना। अगर नहीं करेंगे तो आपका आंसर टैली नहीं होगा। तो अगर मैं इसको यूज नहीं किया रहा तो मेरा सम यहाँ पे टैली नहीं हुआ रहा। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 13 है बस इसी में है ऐसा है, बाकी किसी में इतना मगजमारी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।